अब हम लोगों को जो चर्चा करनी थी वो यही तो करनी थी ना कि एक पार्लियामेंट के मेंबर की वोट वैल्यू क्या होगी। जो अभी तक हम लोगों ने बात की वो बात यही थी कुछ मिनट पहले की कि सभी राज्यों के विधायकों की टोटल वोट वैल्यू, सभी राज्यों का मतलब अलग अलग राज्य के एक एक राज्य है अलग अलग ही तो काउंट होगी। हर राज्य की जनसंख्या अलग, हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग, इलेक्टेड मेंबर्स की, आपने उसे डिवाइड किया, अगेन 1000 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई वो किसी ना किसी राज्य की वोट वैल्यू हो गई। जब वो वोट वैल्यू हो गई देन आपको क्या करना, उस राज्य के विधायकों की संख्या से उस वोट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से मित्रों क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर स्टेट की पूरी वोट वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप पूरे भारत के सभी राज्यों को, दिल्ली पुडुचेरी को शामिल करते हुए हर राज्य की वोट वैल्यू निकाल करके आपने एक बड़ा सा फिगर, जो भी आया हो बड़ा ही आएगा, उसको यहां पर लिख दिया। सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य अपॉन में पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड आप समझ रहे हैं क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य कला, समझ रहे हैं, मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, और एंग्लो इंडियन वाला एपिसोड नहीं रहा। तो कुल मिला के पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं उनकी संख्या को जोड़ लीजिए और उस जोड़ी हुई संख्या से टोटल वोट वैल्यू में भाग दे दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और संसद के सदस्य, मैं संसद लिख रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति तो किनारे, उसके इलेक्शन की बात हो रही, लोकसभा राज्यसभा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट वैल्यू निकल आएगा। अब बात देखिए, मजे की बात यह है कि अगर आप मुझे वोट दे रहे हैं तो आप लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आपका वोट जो मुझे मिला, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का उम्मीदवार हूं और आपकी मां हमें वोट दे रही हैं, लेकिन वो राज्य की, किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य है, मान लीजिए मध्य प्रदेश की, पापा वोट दे रहे हैं, वो हो सकता है उत्तराखंड के विधानसभा सदस्य हो। तो आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, आपने मुझे वोट दिया, देने वाले व्यक्ति के रूप में आप एक ही हैं, लेकिन आपकी चूंकि वोट वैल्यू ज्यादा है इस आधार पर, तो आप जब मुझे वोट कास्ट करेंगे, वोट देंगे, तो आपके द्वारा दिए गए वोट की वैल्यू ज्यादा मिली मुझे। मम्मी मध्य प्रदेश की हैं, वहां की वोट वैल्यू कम है, उत्तराखंड की वोट वैल्यू और कम है, तो मम्मी जो मुझे वोट दे रही हैं, मां जो मुझे वोट दे रही हैं एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में, उनकी वोट वैल्यू अलग है, उनकी वोट वैल्यू। तो संख्या के रूप में आप, माताजी, पिताजी, 3 वोट मुझे मिले, लेकिन तीनों लोगों की वोट वैल्यू अलग अलग है। और ये कैलकुलेशन का काम निर्वाचन आयोग का है, लेकिन समझने का काम मेरा और आपका है। अब क्या हुआ कि इस प्रकार राज्य की विधानसभा के सदस्य की वोट वैल्यू अलग अलग पर्टिकुलर, वो आपके पास डायरी में लिखी है। लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के सदस्य की वोट वैल्यू वो आपके पास लिखी। इस तरीके से पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति वोट कास्ट करेगा जो पर्टिकुलर उस पार्टी इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है। मेंबर क्यों होगा? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा को मिलाते हुए। मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। आप बड़े जोशो खरोश से इस पूरी लाइन में आंसर पे टिक कर देते हैं, लेकिन निर्वाचित शब्द को छोड़ देते हैं, केवल इस भ्रम में कि हमने तो वही सवाल कर रहे हैं, वही टिक कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा, और निर्वाचित और बिना निर्वाचन वाली बात में आपका नुकसान हो जाता है, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। अब क्या हुआ कि कौन आदमी राष्ट्रपति बनेगा। सामान्य निर्वाचन में क्या होता था, जैसे क्लास का मॉनिटर क्लास के बच्चों के माध्यम से, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इसकी चूंकि प्रक्रिया ही अलग है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब मामला आता है ट्रांसफरेबल का, तो ट्रांसफरेबल से भी पहले यह सुनिश्चित हो जाए कि मिनिमम कोटा निर्धारित किया जाएगा कि इतना वोट तो किसी ना किसी प्रेसिडेंट के प्रत्याशी को मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं कर सकते। अब वो कोटा कैसे निर्धारित होता है? क्योंकि राष्ट्रपति का एक ही पद है, तो हम क्या करते हैं, टोटल वैलिड वोट जो भी है हमारे वैध मत, उसमें 1+1 यानी जो राष्ट्रपति पद है, कितने राष्ट्रपति चुने जाएंगे, सिंपल सी बात, एक, उसमें एक संख्या को जोड़ देते एक्स्ट्रा, वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, जोड़ करके, यानी 2 आ गया, देख रहे हैं आप, इससे हम भाग दे देते टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन 2 भी कैसे आया? एक प्रत्याशी
जो है एक पद और उसमें एक जोड़ा गया, 2 आया, इससे डिवाइड करने के बाद +1 करते हैं, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इस तरीके से आपने किया तो जो भी वैल्यू आएगी वो इलेक्टोरल कोटा होगा, निर्धारित मतों का भाग जो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए प्राप्त करना ही होगा। बात दोहरा रहा हूं, टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाई 1 + 1। 1 क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक ही होता है। 1 + 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, यानी आधा आधा हो गया ना। टोटल वोट हो गए, टोटल वोट कितने हो गए, जितने भी हो हमें नहीं मालूम, कुल वैध मतों का 2 से भाग दे दिया, 50% हो गया, यहां तो कोई दिक्कत। +1 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो जिस प्रत्याशी को इतने वोट मिल जाएंगे यानी वोट वैल्यू मिल जाएगी, वह प्रत्याशी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाएगा। अब जो दिक्कतें आ रही, ये वरीयता मत जो आपने प्रेफरेंसेस वोट सिस्टम में देखा, एक वोटर जो होगा, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को वोट देना है, उस व्यक्ति को एक क्या मिलेगा, मतपत्र मिलेगा, वोट बैलेट पेपर मिलेगा। उस बैलेट पेपर पे उसके प्रेफरेंसेस होंगे 1, 2, 3। हो सकता है कोई भी किसी भी प्रत्याशी को, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी को वोट देंगे, वो क्या कर रहा है कि पहली वरीयता में मेरा ये व्यक्ति है, तीसरी वरीयता में ये है, 5वीं में ये, 6ठी में ये, 7वीं में ये, दूसरी में ये। आपका वरीयता का आधार अलग होगा, मेरा वरीयता का आधार अलग होगा, और इस वरीयता के आधार पर जब कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन का मतलब एक तरीके से गणना होगी, कैलकुलेशन तो नहीं कहेंगे, गणना होगी, वोटों की गिनती होगी, काउंटिंग होगी, तो उस काउंटिंग में यह देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले हैं प्रथम वरीयता के, क्या उसने निर्धारित कोटा प्राप्त कर लिया है। अगर नहीं प्राप्त किया है तो फिर यहां से शुरुआत होती है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। और ये जो शुरुआत है, ये चूंकि बहुत सी छोटी छोटी चीजें आज के वीडियो में हमने आपसे शेयर की हैं, और हम बिल्कुल जल्दी में नहीं, कम से कम इस मसले में तो बिल्कुल जल्दी में नहीं कि हमारा सिलेबस या हमारी बात खत्म हो जाए और आपको समझना है। चूंकि इस पूरे क्लास, इस पूरे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि सीधी बात आपसे, या बिल्कुल कुछ बातें ऐसी भिन्न की जाएं जिनसे आपको कठिन से कठिन बात भी सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में जितनी भी जानकारी ली, मेरी उम्मीद है कि आप उसे रिवाइज कर चुके होंगे, और रिवाइज ही क्यों, आपने अगर 2-3 बार उसे देखा होगा तो आपके जहन में वो काफ़ी हद तक आ चुका होगा। कल की कहें या बहुत पहले की कहें, प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस ही शुरू हो गया था, और देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, कितने कार्यकाल रहे, ये सब चीज़ें आपकी फैक्ट में है, इसको आप स्वतः तैयार कीजिएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाइज बात है कि जिसको समझना जरूरी है, और समझ करके ही आप उस पर कुछ अच्छी बेहतर चर्चा कर सकते हैं, और निकट भविष्य में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें सही आंसर यानी सही ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए, जो लास्ट वीडियो की बातें थी उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि एक प्रत्याशी या कई प्रत्याशी प्रेसिडेंट के हो सकते हैं, और जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट देने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, और प्रत्येक मतदाता, जिसे आप वोटर कहेंगे, उसको एक बैलेट पेपर मिलेगा। उस बैलेट पेपर में जो हम लोगों को तो अब वोटिंग मशीन में वोट कास्ट करना होता है, लेकिन जो बैलेट पेपर है उसमें प्रेफरेंसेस वोट की बात की जा रही है, वरीयता मतों की बात की जा रही। वरीयता मत का मतलब ये है कि हम पहली प्राथमिकता में किसको राष्ट्रपति के रूप में वोट दे रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता में किसको दे रहे हैं, और तीसरी प्राथमिकता में। तो उसी प्राथमिकता के आधार पर जब कोई भी कैंडिडेट वोट प्राप्त करता है, और उस वोट प्राप्त करने में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई होगी कि न्यूनतम वोट यानी कोटा का तात्पर्य था कि आधे से अधिक और आधे से एक अधिक, वो आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में। अगर वह वोट का प्रतिशत या उतने वोट किसी भी प्रत्याशी को नहीं प्राप्त होते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चयनित नहीं होगा, निर्वाचित नहीं होगा, इलेक्ट नहीं होगा। तो क्या पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये भी तो सवाल हो सकता है। जब किसी भी व्यक्ति को उतने वोट नहीं मिले हैं तो क्या फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हो? नहीं,
राष्ट्रपति के चुनाव में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसका मतलब यह है कि वोटों का जो ट्रांसफर है वो होने लगेगा। और यहां पर वोटों का ट्रांसफर इस तरीके से होगा कि जो सबसे कम वोट प्रथम वरीयता के, फर्स्ट प्रायोरिटी के मिलेंगे, प्रेफरेंस के मिलेंगे, उसका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके शेष वोटों को, जो द्वितीय वरीयता के मत हैं, उनको शेष प्रत्याशियों में इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी बात को फिर से सुन लीजिए कि जब किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है और उस स्थिति में यह होता है कि वो जब न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त कर रहा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसमें जो अंतिम वरीयता, जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है एक कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट होगा जो सबसे कम वोट प्राप्त करेगा, उसके प्रथम वरीयता के मतों को हटा दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और द्वितीय वरीयता के मतलब जो सेकंड प्रेफरेंसेस है उसके वोटों का स्थानांतरण, ट्रांसफर सभी में कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक कि कोई ना कोई प्रत्याशी वह न्यूनतम कोटा निर्धारित जो है वो प्राप्त ना कर ले, और जैसे ही वह कोटा प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। आप बिखरे नहीं होंगे, मैं समराइज किए दे रहा हूं। समराइज करने का मतलब यह है कि प्रत्याशी के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो हैं उनके चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में एक बैलेट पेपर मिला, बैलेट पेपर में आपने प्रेफरेंसेस वोट कास्ट किया, वह न्यूनतम कोटा जो पहले से ही निर्धारित है कि इतने वोट अगर किसी प्रत्याशी को मिलेंगे तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा। अगर किन्हीं कारणों से वह वो उतने वोटों को नहीं प्राप्त करता है तो अब इस प्रक्रिया को पुनः राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में बदला जाए, ऐसा कतई नहीं है। प्रोसेस हमारा यह है कि जो अंतिम सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट प्राप्त करने वाला प्रत्याशी है उसके प्रथम वरीयता के मतों को हटा करके द्वितीय वरीयता के मत जितने उसे मिले हैं उन वोटों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक की जाती रहती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी न्यूनतम वोटों का जो निर्धारित कोटा है उसको प्राप्त नहीं कर लेता, और जैसे ही वो कोटा प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो जाता है। मेरा ख्याल है अब आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। आगे जब बात की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हूं या कोई व्यक्ति, अगर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया, अगला स्टेप क्या हो सकता है? पहला स्टेप तो यह होगा कि उसे यह तय करना होगा कि अगर वह किसी भी सदन का, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य है तो शपथ ग्रहण से पहले, यानी ओथ लेने से पहले उसे वहां से रिजाइन करना होगा, वो त्यागपत्र देगा, तभी वो उसका पात्र कहलाएगा। तो पहली बात, अगर मिस्टर ए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके तो अब उन्हें यह त्यागपत्र देना होगा अगर किसी भी सदन के वो सदस्य हैं, और जैसे ही वो त्यागपत्र देते हैं तो वो राष्ट्रपति की न्यूनतम अर्हता, मिनिमम क्वालिफिकेशन गेन कर लेते हैं। ये तो कंडीशनल है कि अगर वो है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तब उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और शपथ प्रतिज्ञान दिलाया जाएगा। शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, यह सवाल भी कभी कभी आ जाता है। भारत के राष्ट्रपति या देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लीजिए या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बात क्लियर हो गई। जब न्यूनतम वोट निर्धारित हो गए वरीयता मत के आधार पर, एक तो पहले तो हमने यही मान लिया कि बहुत इजीली राष्ट्रपति के चुनाव में उसको न्यूनतम वोट मिल चुके और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। अगर किन्हीं कंडीशन में प्रथम वरीयता के वोटों के आधार पर नहीं जीत रहा है तो आपको बता दिया वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। अब अल्टीमेटली राष्ट्रपति निर्वाचित तो हो ही गया। जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसको शपथ दिलाया जाना चाहिए, लेकिन शपथ दिलाए जाने से पहले वो यह तय कर लेता है कि यदि वो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का सदस्य है, कहीं किसी भी सदन का सदस्य है, तो उसे उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना हो। और जब सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने का काम, शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। और जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से दिलाई जाने वाली शपथ ग्रहण कर ली तो अब एक कुछ और सवाल भिन्न आते हैं। वो सवाल ये आते हैं कि कभी कभी यह भी संदेह होता है, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन सही प्रक्रिया से नहीं हुआ? क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ ऐसी
दिक्कतें हुई हैं, जिनको जो दिक्कतें अगर सिद्ध हो जाएं तो राष्ट्रपति का चुनाव इनवैलिड हो जाए। मान लीजिए किसी भी प्रत्याशी के जहन में यह बात आई और वो पुख्ता सबूतों के साथ अपनी शिकायत करना चाहता है, तो वो शिकायत जहां करेगा, वो पहली चीजें जो जहन में समस्याएं आई वो डिस्प्यूट्स के बारे में होंगे कि कौन से डिस्प्यूट ऐसे हुए, तो वो डिस्प्यूट की शिकायत वो कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। ये बात आप मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसी व्यक्ति, किसी प्रत्याशी को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया ठीक नहीं थी या कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है और उसके पुख्ता सबूत हैं और वो बात ये सिद्ध करने में कामयाब होने की स्थिति में है, तो वो अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव वैध है या अवैध है। यानी वो प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया अवैध हुई, यानी जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ और 6 महीने, साल या 8 महीने, 9 महीने बाद यह तय हो गया कि राष्ट्रपति का चुनाव इनवैलिड हो गया, अपने आप में बड़ी बात हो गई, संकट का विषय भी हो गया, चिंता का विषय भी हो गया और देश की गरिमा का भी विषय हो गया। एक प्रथम नागरिक का मर्यादित चुनाव भी इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो अब उस स्थिति में क्या होगा कि उस 9 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने के पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इनवैलिड नहीं माना जाएगा। यह बात आप मान लीजिए, क्योंकि इस पर भी सवाल है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय प्रभावी होंगे या अप्रभावी होंगे या इनवैलिड हो जाएंगे? कतई नहीं होंगे। जिस तारीख से राष्ट्रपति का चुनाव अवैध माना गया उसके बाद की सभी बातें तो शून्य यूं ही हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले की किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, वो चीजें एज इट इज यथावत बनी रहेगी। एक बात और आती है आपकी, यदि विधायिकापूर्ण ये इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट हो। इलेक्टोरल कॉलेज आप समझ रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल, याद होगा आपको। अब मान लीजिए यह स्थिति है कि इनकम्प्लीट लेजिस्लेचर है या इलेक्टोरल कॉलेज में जो वोटर है वो पूरे नहीं, हो सकता है कि 10-5 लोकसभा के सदस्य ना हो, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी कोई विधानसभा का चुनाव लड़ जाता, कभी कोई मुख्यमंत्री बन जाता, ऐसी बहुत सी स्थितियां होंगी, बिंदुओं पर मैं नहीं जा रहा हूं। या यह भी हो किसी एक या अनेक कई राज्यों की विधानसभा भंग हो, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? कतई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही हो। तो अब आप यह बात मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी एक या कई राज्यों की विधायिका भंग है, निलंबित है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन अपनी स्वाभाविक स्थिति में जैसे होना था वैसे ही होगा। एक तो आपका ये क्वेश्चन, इस पर भी सवाल आते हैं। और इतनी बातों में आप देखिए कि मैंने आपको कई बातें बताई प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, न्यूनतम वोट, शपथ, डिस्प्यूट्स, अपूर्ण विधायिका या इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज और इनवैलिड इलेक्शन के पूर्व में किए गए कार्यों की स्थिति क्या होगी। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 मिनट में मैं फिर से बता दे रहा हूं, न्यूनतम मत आपको मालूम है कि कैसे निकाले गए। आधे में 1 वोट जोड़ दिया गया, कल का लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। शपथ, ओथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा? ओथ दिलाने के पहले राष्ट्रपति अगर किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे वहां से त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद अगर विवाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट में ही शिकायत होगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। उसके बाद अपूर्ण विधायिका का मतलब यह है, इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि जो लोग वोटर के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे, या तो वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, या यूं कहें किसी एक या अधिक राज्यों की विधानसभा निलंबित या भंग है, यानी जो वोटर है वही पूरी संख्या में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंतिम बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस प्रक्रिया, जिस नीति, जिस व्यवस्था के तहत हुआ था वो अवैध है, इनवैलिड करार दे दिया, तो राष्ट्रपति जितने दिनों तक अपने पद पर रहेंगे, क्या उनके द्वारा लिया गया निर्णय वैध रहेगा? जी हां, बिल्कुल वैध रहेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय सभी मान्य होंगे। और जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, यानी इलेक्शन इनवैलिड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिए जाने का कोई औचित्य नहीं उठता है। इतनी बातों को आप पेपर पर लिखकर एक बार समराइज कीजिए, ध्यान दीजिए, दोहराइए। ये बातों में हर लाइन पर सवाल है
और मैं समझता हूँ इसमें से किसी भी परीक्षा में आपको सवाल आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इसका कार्यकाल क्या होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल क्या होगा, क्या होता है, या राष्ट्रपति का पद रिक्त कब माना जाएगा, ऐसी कुछ बातें थी। तो तय है कि अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो अब उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें कितने दिन तक इस पद पर कार्य करना है, इस पदभार को संभालना है। कार्यकाल के रूप में मैंने सामान्य रूप से इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। या तो ये त्यागपत्र दे देंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो पद से स्वतः हट जाएंगे, या ये रिजाइन कर देंगे समय से पहले, यानी 5 वर्ष के पहले अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं, और त्यागपत्र भी किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र कभी भी देते हैं तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, रिजाइन किसको करते हैं, और उपराष्ट्रपति किसको करते हैं, तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को देते हैं। इम्पीचमेंट एक प्रक्रिया है जो क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है, न्यायालय में ना चला करके ये संसद में चलती है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इम्पीचमेंट के द्वारा समय से पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो भी इन कंडीशंस में आप देखें कि राष्ट्रपति का जो पदभार है, फिलहाल पदभार ना कहें बल्कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो इन स्थितियों में रिक्त माना जाएगा। कार्यकाल का में 5 वर्ष पूरा हो गया तो रिक्त हो जाएगा, त्यागपत्र दे दिया तो रिक्त माना जाएगा, इम्पीचमेंट के द्वारा समय से पूर्व हटा दिया गया तो रिक्त माना जाएगा, या राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो रिक्त माना जाएगा। एक बात और है, यदि राष्ट्रपति के चुनाव की विधिक औचित्य नहीं माना गया, ये माना गया कि इनवैलिड हो गया, तो भी राष्ट्रपति अपने पद से जब हट जाएगा तो भी उसका पद पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी। अब सवाल आता है कि अगर राष्ट्रपति आज की तारीख से ही, आज उन्होंने रात में 2 बजे त्यागपत्र दे दिया या त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया, तो कल को राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालेगा? इमीडिएटली तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने से रहा, तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने में, बीमार होने पर, या निष्कासित होने पर, या अनुपस्थित होने में, या राष्ट्रपति किसी सुदूर यात्रा में गए हैं या ऐसी जगह पर है कि वो ऑफिशिएट नहीं कर सकते, ऑफिशिएट नहीं, वो पदभार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को संभालने का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। इन केस अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, वो भी किसी कारण से अनुपस्थित है या रिक्त है वो पद भी, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के पदभार को संभालेगा। फिर एक सवाल कौंधता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी ना हुआ तब राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालेगा? उस स्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को संभालने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जस्टिस हो गए, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश, वह राष्ट्रपति के पदभार को संभालेगा। अब इसके साथ मजेदार बात क्या है कि यूं नहीं है कि राष्ट्रपति साहब नहीं है तो उपराष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए। ना, वो आएंगे तो, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति की तरीके ही उन्मुक्तियां, सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें वैसी ही ओथ लेनी पड़ेगी। शपथ वही शपथ लेंगे जो राष्ट्रपति ने ली थी, यानी राष्ट्रपति पद पर कार्य करने के लिए स्वतः राष्ट्रपति इलेक्ट होने पर राष्ट्रपति खुद लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर उनकी अनुपस्थिति में उस पद पर कार्य कर रहा है तो उसे भी वही शपथ लेनी होगी, और प्रेसिडेंट को वही सब उन्मुक्तियां, वही सब प्रिविलेजेस, एमिनिटीज मिलेंगी जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में ऑलरेडी मिलती हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अभी बिखरेंगी नहीं चीजें अगर आप क्रमशः तैयार करेंगे। विशेषाधिकार का मतलब यह है कि जो आपके अधिकार हैं, मेरे अधिकार, उनसे भी भिन्न अधिकार, यानी हमको आपको अधिकार नहीं मिले हैं जो उनको मिले हैं। कभी कभी आप देखिए डिफेंस कैंपस में लिखा रहता है पहचान पत्र दिखाएं और अंदर जाएं, प्रवेश वर्जित, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, जाता है जो वहां जाने की योग्यता रखता है। ठीक उसी तरीके से जो राष्ट्रपति पद पर स्थापित व्यक्ति है, निर्वाचित व्यक्ति है, उसको तमाम सुविधाएं, उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो हमको आपको नहीं प्राप्त है। जैसे कार्यकाल के दौरान विधिक कार्यों में, ऑफिशियल एक्ट्स में उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं होगा, व्यक्तिगत पर्सनल एक्ट्स में भी उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं होगा, अगर होगा भी तो 2 माह की सूचना के बाद होगा। यानी आप ये समझिए कि ना तो राष्ट्रपति अपने पदभार के संभालने के दरमियान जेल जा सकता है और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बातें भी आपको आपके नोट्स, आपकी किताब में सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैंने हिंट के तौर पे आपको बता दिया कि राष्ट्रपति को अपनी
पदभार, जब राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचित हो जाते हैं तो उन्हें तमाम तरह की उन्मुक्तियां मिलती। इस उन्मुक्तियों में उन्हें यह भी सुविधाओं के रूप में मिलता है कि एक वेल फर्निश्ड आवास होता है, कार की सुविधा होती है, सेक्रेटरियल स्टाफ के लिए सुविधा मिलती है, और 5 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह यानी पेमेंट के रूप में मिलता है, जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम था, लेकिन वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलती है। और आफ्टर रिटायरमेंट तनख्वाह का हाफ, यानी अगर 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान मिल रहा है तो पूर्व राष्ट्रपति होने पर उन्हें 2,50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिल रहा है। इन केस वह पूर्व राष्ट्रपति, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनका दूसरा व्यक्ति सहयोगी कौन हुआ? अगर पुरुष है तो पत्नी और पत्नी है तो पति। किसी एक की मृत्यु होने पर, किसी एक का मतलब जो व्यक्ति उस पदभार पर था उसकी मृत्यु होने पर जो फैमिली पेंशन है वो उसकी आधी मिलेगी। बात आप फिर से समझिए, 5 लाख रुपए महीने पेमेंट, रिटायरमेंट पे 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए। और किसी एक व्यक्ति, यानी कौन सा व्यक्ति? यदि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में है अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसकी फैमिली को, जो भी उसकी फैमिली पति या पत्नी के रूप में होगी, उसको उसका भी आधा पेंशन के रूप में मिलेगा। तो अगर 5 लाख, 2,50,000 और 1,25,000, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानना बेहतर है, जान लेंगे तो आनंद भी आएगा कि इतनी तरीके की सुविधाएं उन्हें मिली हुई। अब नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक, मान लीजिए ये 2022 है, 2022 में वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की स्थिति यह है कि 2022 में किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए एक उदाहरण, और वो चुनाव आगे बढ़ गए, यानी 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी राष्ट्रपति यानी नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना था, जो नहीं हो पा रहा। तो इस गैप में 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने में और नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बीच का जो फेज है उसमें उपराष्ट्रपति उसके पदभार को नहीं संभालेगा। वही राष्ट्रपति जो आज है, यही राष्ट्रपति का कार्यकाल आगे बढ़ेगा और ये कार्यवाहक के रूप में कार्य करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति केवल इन सामान्य स्थितियों में, सामान्य स्थिति नहीं है, जो सामान्य बातें हैं, मृत्यु, निष्कासन, त्यागपत्र और अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर ही उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये बात बहुत आराम से समझ लीजिए। अगर किसी भी राष्ट्रपति, किसी का क्यों, मैं अभी का ही उदाहरण दे रहा हूं, 2022 में मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव संभव नहीं है और कार्यकाल समाप्त हो गया जुलाई में, तो शेष समय जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है, यही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यहां पर पद रिक्त यूं नहीं माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति उसके पदभार को संभालेंगे। हां, यह जरूर है कि रिक्त पद होने पर, उपरोक्त कारणों से अगर पद रिक्त है, राष्ट्रपति नहीं है, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव की कराने की जिम्मेदारी रखता है और वो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की व्यवस्था करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के बाद सामान्य रूप से कहते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष, पद से हटेंगे तो त्यागपत्र देना होगा या इम्पीचमेंट लगा करके उन्हें समय से पहले हटाया जा सकता पद से, और या मृत्यु हो गई, विशेषाधिकार के रूप में विधिक कार्यों और व्यक्तिगत कार्यों से उन्हें छूट है, जो भी उनके ऊपर चार्ज लग रहा है उसमें गिरफ्तारी से उन्मुक्तियां हैं। नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदभार को नहीं संभालेगा। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए राष्ट्रपति का अभी निर्वाचन नहीं हुआ, लेकिन शेष मृत्यु, निष्कासन, त्यागपत्र व अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदभार को संभालेगा। और जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस है, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पदभार को संभालेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की तरह ही, सामान्य रूप से राष्ट्रपति की तरह ही शपथ ग्रहण करनी होगी। वही सब उन्मुक्तियां, वही वेतन भत्ते मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। ये सब बातें आप बहुत इत्मीनान से समझ लीजिएगा। और रिक्त माह में रिक्त पद के लिए 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। कुछ रिवाइज कर लीजिए, फिर कुछ बातें जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हैं फिर मैं बताता हूं। अभी मैंने आपसे यह बात कही थी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होगा, तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें कहा कि त्यागपत्र दे दे या उसका 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए। एक शब्द मैंने प्रयोग किया था,
या समय से पूर्व वह इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। दरअसल मैंने उसी समय आपसे कहा था इम्पीचमेंट मैं अलग से कहूँगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फ्लो को बीच में ब्रेक करने से आपका जो समझने का स्तर होता है वो प्रभावित होता है। तो वो इम्पीचमेंट ही मैं अब समझाने जा रहा हूँ आपसे। और ये इम्पीचमेंट की स्थिति ये है, ये महाभियोग कहा जाएगा या इसे आप इम्पीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया, ये प्रोसेस एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है जो न्यायपालिका का इसमें दूर दूर तक कोई योगदान नहीं। ये प्रोसेस, यह प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है, यानी संसद के अंदर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संचालित होती है। अब आपके मन में आएगा कि राष्ट्रपति को ऐसे क्यों हटाया जाएगा, बात भी जनून है कि भाई क्यों हटाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति हो या भारत का आम नागरिक हो, राष्ट्रपति को यह तय है कि कुछ विशेषाधिकार उसके कार्यकाल के दौरान जरूर प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में नागरिक अलग है और राष्ट्रपति अलग है। कहीं ना कहीं उसको भी संवैधानिक बाध्यता का पालन करना ही होगा। और संविधान में राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट बताई गई है। और इम्पीचमेंट किन स्थितियों में लाई जा सकती है, यह प्रोसेस किस स्थिति में लाया जा सकता है, वो ये है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। यानी जिन बातों को अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान के दायरे में रह करके राष्ट्रपति के लिए बताए गए हैं, अगर उनमें से किसी का उल्लंघन होता है और यह बात तय होने लगती है कि राष्ट्रपति महोदय ने इन सब बातों का, इन सब कहेंगे जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया है, तब क्या होगा कि लोकसभा अथवा राज्यसभा, आइदर और, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपने 1/4 सदस्यों से, जो उनकी सदस्य संख्या है उसके 1/4 मेंबर से इस बात का प्रस्ताव लाते हैं। बात आप समझिए, यदि किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति को ऐसा महसूस किया जाता है राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो लोकसभा या राज्यसभा के कुल सदस्यों का, यानी लोकसभा के अलग सदस्य हैं, राज्यसभा के अलग सदस्य हैं, तो चाहे लोकसभा या राज्यसभा अपने कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के माध्यम से इंपीचमेंट प्रस्ताव लाती है। और वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित भी हो जाता है। जो भी सदन लाया, 1/4 सदस्यों के माध्यम से प्रस्ताव प्रपोजल लाया और 2/3 सदस्यों के माध्यम से प्रपोजल पास हो गया। और इस बात की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दे दी जाती है। बात फिर से समझिए, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इंपीचमेंट प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। जो भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट लाना चाहता है, उसे सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के माध्यम से प्रस्ताव लाने का नियम है। और अगर वो प्रस्ताव लाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इन्फॉर्म करना जरूरी है, सूचित करना जरूरी है। और उस सदन द्वारा लाए गए प्रस्ताव का उसी सदन में 2/3 बहुमत से पास होना ये बताता है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप लगभग एक सदन पूरी तरीके से स्वीकार करता है। दूसरा सदन हाउस लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। भाई ये तय है कि कोई एक सदन हो सकता है कहीं गलत सोच रहा हो, सब लोग मिलकर के गलत सोच रहे हो, 1/4 सदस्य भी, 2/3 सदस्य भी, तो दूसरा सदन उस प्रथम सदन, जो भी सदन प्रस्ताव लाए, उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, जिसमें राष्ट्रपति स्वतः या प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पर आरोप लग गया तो राष्ट्रपति उस आरोपों को स्वीकार ही कर लेगा। राष्ट्रपति भी अपने बचाव पक्ष में स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि वकील के माध्यम से अपना बचाव पक्ष संसद में प्रस्तुत कर सकता है, उस पर्टिकुलर हाउस में जहां उसके खिलाफ जांच चल रही। अगर दूसरा सदन भी आरोप सत्य पाने पर, यानी दूसरे सदन ने उस पर, राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए उनको सच पाया और अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दिया, तो फाइनली इंपीचमेंट पास हो जाता है। यानी इंपीचमेंट के लिए एक समरी जान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति ने कदाचार या संविधान का उल्लंघन किया है तो लोकसभा, राज्यसभा का कोई भी सदन अपने कुल सदस्यों का 1/4 बहुमत से एक प्रस्ताव लाता है। इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दे दी जाती है। लाए हुए प्रस्ताव को अपने संबंधित सदन से 2/3 बहुमत से पास कराता है। अगर पास करा लिया जाता है किसी एक सदन से, तो दूसरे सदन में वह प्रस्ताव जांच के लिए जाता है। जांच में राष्ट्रपति अपना बचाव पक्ष खुद प्रस्तुत
या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अगर दूसरा सदन भी लगाए गए आरोपों की जांच को सच पाता है और 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लागू हो जाएगा। यह था इंपीचमेंट। इसमें सवाल कैसे बनेंगे आप टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर से देख लीजिएगा। इसमें रोचक बात एक ये है कि जैसे सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज की बात हुई थी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति को हटाए जाने में भी वो सब लोग भाग ले रहे हैं? कतई नहीं। उस समय ये लिखा है ना रोचक तथ्य, किसी भी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते और मनोनीत सदस्य जो वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो भी राष्ट्रपति के इंपीचमेंट में भाग लेते हैं। ये दो बातें मजेदार हैं और इन पे सवाल भी बनते हैं। तो ये अर्धन्यायिक व्यवस्था है, क्वासी जुडिशियल है, संसद में चलाई जाती है। किसी भी विधानसभा के सदस्य इंपीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इंपीचमेंट में भाग लेने वाले लोगों में से लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। तो इस बात को इंपीचमेंट में आप पूरा देख लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिएगा। इंपीचमेंट से आर्टिकल 61 के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल का मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि कौन आर्टिकल राष्ट्रपति के किस किस महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित है। एक जानकारी और आप प्राप्त कर लीजिए कि भारत में, हमारे देश में अभी तक कोई भी राष्ट्रपति इंपीचमेंट के माध्यम से हटाया नहीं गया। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है कि इंपीचमेंट क्या है, इंपीचमेंट कैसे लाया जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया है। तो यह भी जानना जरूरी है इसके साथ कि अभी तक भारत में कोई भी राष्ट्रपति इंपीचमेंट के माध्यम से हटाया नहीं गया है। थैंक यू।